हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के बारे में और उन सेक्टर्स की कुछ इम्पोर्टेंट कंपनियां, बेस्ट स्टॉक्स टू फोकस। तो एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो बाजू में आपको थंबनेल दिख रहा है वो उसका फर्स्ट पार्ट है। आप चाहे तो उस पार्ट को देख सकते हैं। वहां पे हमने इम्पोर्टेंट सेक्टर्स और उनके इम्पोर्टेंट स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला सेक्टर हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, और बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है और मार्केट ने उसकी खूब पिटाई की है। गद्दारी कर दे। तो मेरे ख्याल से तो रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से खराब था। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया है उससे रिजल्ट खराब था। तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है उससे खराब क्यों आया? देखो, 2024 शेयर मार्केट प्रेडिक्शंस, ऐसा एक मैंने वीडियो किया था। उस पे हमने क्लियरली बताया था कि जो बड़ी कंपनीज है लार्ज कैप, उस लार्ज कैप को डबल होने के लिए उसके मार्केट कैप को डबल होना पड़ता है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर तीन मेरा, बराबर 50-50। और उसके लिए उसके अर्निंग्स को डबल होना पड़ता है। मतलब जब अर्निंग्स डबल होगी तब जाके शेयर प्राइस डबल होगा। तो ये जो लार्ज कैप है इस कंपनीज के लिए वो डिफिकल्ट जाता है। और यही सेम केस एचडीएफसी बैंक में हुआ है। तो इसका आप ऐसा समझो कि कोई एक यंग बॉय है 19-20 साल का, और वो 200 मीटर की जो दौड़ है वो 60 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट टाइम आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 55 सेकंड में कंप्लीट करे। उसने वो भी कंप्लीट किया। फिर आप नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करोगे कि वो उससे भी कम टाइम में वो दौड़ कंप्लीट करे। उसने वो भी कंप्लीट किया। तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। लेकिन जब वही यंग बॉय 50 साल का हो जाएगा तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि 200 मीटर की दौड़ 50 सेकंड में कंप्लीट करे। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यही सेम एक्सपेक्टेशन आप लार्ज कैप के बारे में करते रहते हैं। मतलब मार्केट करते रहता है। और यही एचडीएफसी बैंक में हुआ है। मतलब वो जब एचडीएफसी बैंक यंग था तो 25%, 30%, 35% से ग्रोथ कर रहा था। और अभी इसका मार्केट कैप इतना लार्ज हुआ है कि मतलब मैक्सिमम मार्केट कैप तो ये कैप्चर करके बैठा है। तो उतना ट्रेमेंडसली ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मार्केट का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी पिटाई हुई है। अब ये देखिए, एक साल का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक ने एक साल में -10-11% का रिटर्न दिया है। और निफ्टी का कंपेरिजन देखिए, निफ्टी ने 18-19% का रिटर्न दिया है। तो अभी आप क्या बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक से अच्छा तो हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते, कम से कम 18-19% तो रिटर्न मिलता एक साल में। और ये सही भी है एक साल के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग होराइजन को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी ने बीट किया है। मतलब कितने सारे इन्वेस्टर्स को मालामाल करके बैठा है। पैसा ही पैसा होगा। तो लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी ने बीट किया है। लेकिन एक साल के कंपैरिजन में देखो आप, निफ्टी आगे चली गई। तो क्या होता है, जब कोई नया इन्वेस्टर आता है या फिर रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसा, जब उसको पोर्टफोलियो बनाना रहता है तो एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट, यही जो लार्ज कैप कंपनीज है उसको लेने के लिए सब सजेस्ट करते हैं। मतलब सब जगह पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, न्यूज पे, टीवी पे, सब जगह पे। और ये सही भी है, क्योंकि वो इन्वेस्टर नया है, वोलेटिलिटी को झेल नहीं सकता, पैनिक हो जाएगा, तो उसको उसके पास ये कंपनी चाहिए शुरुआती फेज में। लेकिन जैसे हर घर में दाल बनती है, हर घर में किसी त्योहार में खीर बनती है, वैसे हर रिटेल इन्वेस्टर के पास एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस ये रहता है। और फिर 1-2 साल में अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो पैनिक होता है इन्वेस्टर। उतने ड्यूरेशन में बाकी की कंपनीज डबल ट्रिपल हो गई और इनके शेयर चले नहीं। तो आपको एक तो रिस्क फ्री कंसिस्टेंट कंपनी चाहिए जो ज्यादा गिरे भी नहीं, तो वो ज्यादा चढ़ेगी भी नहीं। तो आपको अगर रिस्क फ्री और कंसिस्टेंट कंपनी चाहिए तो इन कंपनी पे चाहिए। लेकिन मैं तो बोलूंगा, अगर आपकी उम्र कम है, मतलब 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो फिर रिस्क लेने में क्या हर्ज है बॉस? थोड़ा तो रिस्क ले सकते हैं। तो आप ग्रोथ स्टॉक की तरफ जाइए। और अगर आपकी उम्र 50 है, 55 है, 60 है, आपने ऑलरेडी पैसा कमा के रखा है और उसको प्रोटेक्ट करना है, तो फिर ये लार्ज कैप्स कंपनी जो है उसको पकड़ो। और आपकी कैपिटल तो फिर प्रोटेक्ट है। मतलब कितना भी मार्केट गिरे, ज्यादा वोलेटिलिटी आपके स्टॉक्स में नहीं होगी, तो आप ये बड़े कंपनीज पकड़ सकते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में एचडीएफसी बैंक अभी तो काफी नीचे के लेवल पे आ चुकी है, उसकी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। और अभी तो वो सच में बाइंग जोन में है और रिस्क फ्री जोन में है। तो इस लेवल पे तो आप ले सकते हैं। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सच में वो रिस्क फ्री जोन में है। और हाँ, और एक बात, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स, जो भी शेयर्स या जिस भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेरा किसी भी स्टॉक्स में या कंपनी में बाय या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो बैंकिंग में आप एचडीएफसी बैंक, कोटक के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़ा, और अभी तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा एग्रेसिव जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी सोच सकते हैं। और आपको और भी ग्रोथ पे फोकस करना है तो एक आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी के बारे में आप सोच सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि उन्होंने एक बैंक
ली है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, वो बोल रहे थे कि 30% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों ने उसका रिलेशन IDFC बैंक के साथ किया था। तो मुझे भी पता नहीं एक्चुअली वो बैंक कौन सी थी, बस लोगों ने ऐसा सोचा। तो IDFC बैंक का मैनेजमेंट तो अच्छा है, लेकिन उसका जो पास्ट का जो ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में IDFC बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए है, अभी भी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो एक्सपेक्टेशन को तो उतना बीट नहीं किया है, लेकिन मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो देखेंगे अपन। तो IDFC बैंक के बारे में आप सोच सकते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और IDFC बैंक का मार्केट कैप देखिए तो 61,000 करोड़ का है मार्केट कैप, अभी तो 20 के पी पे अवेलेबल है। और कुछ जैसे मैंने बताया कुछ क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। CAGR अगर आप देखेंगे तो एक साल में ही मतलब 48% का है, लेकिन 3 साल में 20 है, 5 साल में इतना कुछ खास नहीं। जैसे मैंने बताया पिछले कुछ क्वार्टर से ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में NBFC जो है, NBFC के बारे में आप अगर सोच रहे तो सबसे ऊपर तो बजाज फाइनेंस को रखूंगा मैं, मतलब नो रिकमेंडेशन बजाज फाइनेंस। फिर आप बोलोगे कि बजाज फाइनेंस भी तो लार्ज कैप है, तो लेकिन ये वो इंसान है या वो हाथी है जो 200 मीटर की दौड़ अभी भी 50 सेकंड में या 52 सेकंड में कंप्लीट करने का पावर रखता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी भी चल रही है। मतलब ये स्लो नहीं दौड़ता, दौड़ता तो फास्ट दौड़ता है। देखिए HDFC और बजाज फाइनेंस दोनों का कंपैरिजन देखिए। HDFC का जो ग्राफ है वो बजाज फाइनेंस से नीचे है, बजाज का ऊपर है। और ये लेंडिंग बिजनेस में बजाज फाइनेंस इज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, और उसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। रिटेल इन्वेस्टर में SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे रिटेल्स में SME, कमर्शियल कस्टमर, और उनका जो प्रेजेंस है वो अर्बन में और रूरल इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा ये पब्लिक और कारपोरेट जो डिपॉजिट है वो भी एक्सेप्ट करते हैं। और इसका मार्केट कैप जो है वो 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का है। पी तो अभी 34 है, मतलब अभी तो पी थोड़ा नीचे है, कंप्रेस हुआ है। और अगर कोई न्यूली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है बजाज फाइनेंस में, तो अभी भी वो 34 के पी पे अवेलेबल है, और ग्रोथ काफी अच्छी है इसकी। मतलब आप उसका CAGR देखेंगे स्टॉक प्राइस का, तो 10 साल में 47% का CAGR है। आप सोचिए 10 साल में 47% का CAGR मतलब बहुत बड़ा होता है, और 5 साल में 23% का है। अगर इसके बाद इससे आगे 23% के CAGR से भी इन्वेस्टर्स का पैसा कंपाउंड किया तो भी अच्छा वेल्थ बन सकता है लॉन्ग टर्म में। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास 54% का स्टेक है, और FIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIs ने भी अपना स्टेक्स बढ़ाया है। देखो लार्ज कैप है, फिर भी FIs एंड DIs अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये बजाज फाइनेंस एज NBFC मुझे तो अच्छी लगती है। आप अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।